नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए एक ऐसी संकट आ गई है जो अब मोदी देश से भागकर विदेश जाकर वहां ऐशो आराम करना शुरू कर दिए हैं। अब देश की समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि हर चीज में उनको लिप्त पाया जाता है, हर चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। राम मंदिर में चोरी, मोदी का इन्वॉल्वमेंट, उन्हीं के द्वारा बनाई गई कमेटी थी। आरएसएस का पूरा पैठ। अब एक डकैत को निकाल करके उससे बड़का डकैत को बैठा दिया गया और डकैत को छोड़ दिया गया, जो हजारों करोड़ का चंपत लगा दिया। चंपत लगा के चला गया और चंपत बॉडी ईमानदार है। लेकिन मोदी के खिलाफ देश की 86% जनता खिलाफ हो गई। यह एक नए सर्वे में खुलासा हुआ। इसके बीच प्रधानमंत्री मलेशिया के लिए रवाना हो गए उड़न खटोला में। वहां जाकर के नाच गान देख रहे हैं। आजकल खुद नहीं नाच रहे, खुद दिखा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नाच गान में इतना व्यस्त है और जाते वहीं हैं जहां अडानी कनेक्शन है, यानी कि अपने व्यापार में निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री थे ही नहीं, कभी प्रचार मंत्री थे, तो इस वक्त प्रचार का वक्त नहीं है। जब प्रचार का वक्त आएगा तो फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेज पे दिखे। लेकिन हम मुख्य मुद्दे भी आए जो चिंता का विषय है। सवाल यह है कि 86% जनता इनके खिलाफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो 86% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसका मतलब आरएसएस के भी खिलाफ है। आरएसएस के लोगों में ही आरएसएस के खिलाफ सवाल है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो एक हवा बह गई है। अब यह हवा, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन ने मनमोहन सिंह के खिलाफ कर दिया था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कर दिया था, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ कर दिया था, इससे भी बड़ा हवा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बह चुका है। 86%। आज तक किसी के भी सर्वे में किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी हवा, इतना परसेंटेज नहीं था कि जनता खिलाफ है। इसका मतलब हर 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति, हर 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ है। अब चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया इस सरकार को। नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुला ली। चंद्रबाबू नायडू भी बैठक पर बैठक कर रहे हैं, यानी कि नीतीश नायडू दोनों बैठक कर रहे हैं, अपने अपने दलों का बैठक कर रहे हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैठकों में और अल्टीमेटम में अलग अलग धार है। एक डिप्टी पीएम बनना चाहता है जिसका नाम नीतीश कुमार है, और दूसरा मिनिस्टर बनना चाहता है। लेकिन मिनिस्टर बनने के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने उस कानून का विरोध कर दिया है जो मोदी के सत्ता का राज है, यानी कि मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना और सरकार गिरा देना। अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। इस बीच मोदी सरकार को एक झटका लगा और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भाजपा वाले ही आवाज उठाने लगे एसआईआर के लिए। अब महत्वपूर्ण यह है कि जो बिहार में एसआईआर हुआ या फिर जो बंगाल में हुआ, वह अच्छा था, भारतीय जनता पार्टी बता रही है। और कर्नाटक और तेलंगाना में जो हो रहा है वह एसआईआर अच्छा नहीं है। जबकि डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस के,
उनका कहना है कि चिंता मत करो, नाम सबका जुड़ेगा, कागज लेके आओ। जिस कागज का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने लाखों लोगों को बाहर कर दिया, 6 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया वोटिंग लिस्ट से, अब वही भारतीय जनता पार्टी उसी चुनाव आयोग के प्रति कर्नाटक के अंदर सवाल खड़े हो गए कि लाओ तुम डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट लाके नाम चढ़ाओ। यानी कि सारा दांव फेल हो गया है और अब साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। यह चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है और चुनाव आयोग के ऊपर अहम सवाल है। भारतीय जनता पार्टी वाले जो कह रहे हैं कि बिहार में अच्छा सर्वे किया, अच्छा परिणाम आया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, भाजपा के प्रति आया। बंगाल में भी ऐसे ही हुआ, यानी कि धांधलीबाजी जो परिणाम आया, वह धांधलेबाजी कर्नाटक में नहीं चल पा रही है, तेलंगाना में नहीं चल पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता परेशान और लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। तो लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं तो लीगल एक्शन हो और चुनाव आयोग जवाब दे कि बिहार में कैसे कटे नाम, तो वैसे ही नाम वहां भी कटने चाहिए। अब यहां पर मामला फंस गया है और अमित शाह की चाणक्यगिरी गायब हो गई है। आंध्रा में भी एसआईआर हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू भी डीके शिवकुमार से मिल करके रणनीति बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत हो रही है कि पूरे साउथ से सुपड़ा साफ। वैसे भी आंध्रा में उतना नहीं है और तेलंगाना में चल नहीं पा रहा है। बीआरएस समाप्त हो चुकी है और आंध्रा के अंदर जगन मोहन रेड्डी के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी कुछ खेल करना चाह रही है, जो बड़ी मुश्किलों में पड़ सकती है। भाजपा समर्थन वापस हो सकता है 18 सांसदों का, चंद्रबाबू नायडू का, वह अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि हम आपको ऐसे में समर्थन नहीं देंगे। और दूसरी तरफ तेलंगाना के अंदर थोड़ी बहुत भाजपा है तो अपना पैर जमाई है बीआरएस की वजह से, तो अब वह भी खत्म होने की कगार पर आ गई है। इस बीच राम मंदिर के चंदा चोरी में बड़े बड़े लोग जो चोर थे, डकैत थे, उनको इस्तीफा ले लिया गया है और ईमानदार बता करके छोड़ दिया गया है और आरएसएस ने फिर अपनी पकड़ और पैर बना ली है। लेकिन इस बीच राम मंदिर का मुद्दा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे आम जनता के सर्वे ने यह दिखा दिया कि 86% जनता जब इनके खिलाफ है तो फिर आरएसएस ऐसे में मोदी का कितना साथ दे पाएगा और मोदी अपनी छवि को कितना गढ़ पाएंगे। ऐसा तो प्रतीक नहीं हो रहा कि इनकी छवि इतनी फिर आसानी से बन जाएगी। और उत्तर प्रदेश चुनाव हार गए तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश का 3 टुकड़ा करने की एक बड़ी तैयारी चल रही है, जो हो न हो कि जो पार्लियामेंट सेशन आने वाला है 20 जुलाई से, उसमें यह कानून पास भी कर लिया जाए। और इसको पास करने के लिए एक नॉर्मल बहुमत की जरूरत पड़ती है, इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। कोई समर्थन दे या न दे, यह पास हो जाएगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ और मोदी में बिगड़ गई है और कितना वह बन पाएगी छवि या नहीं बन पाएगी, जब 86% लोग विरोध में है, तो यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक समस्या यह आ रही है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो ममता बनर्जी का बागी गुट है, उसी को भाजपा ने खड़ा कर दिया है। अब सयानी घोष ज्यादा सयानी बन रही है, कब तक उनका चलेगा यह देखना होगा। ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट करा करके वही बागी गुट उस पीड़िता के पास पहुंचा जिस पीड़िता के पास जाने के लिए ममता बनर्जी तैयार हुई थी। और अब बागी गुट को भारतीय जनता पार्टी ममता के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, डरा के धमका के। नहीं तो उन लोगों की इतनी हिम्मत कहां कि जिसके नाम पर और जिसके पैसे से चुनाव जीते, ऐसे को धोखेबाज ही कहते हैं, गद्दार कहते हैं।
अलग अलग शब्दों से नवाजा जाता है ऐसों को, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा अब ममता बनर्जी की रणनीति आगे क्या होगी, कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी बंगाल में ममता, यह देखना होगा। लेकिन उन वोटरों को समझना पड़ेगा और ऐसे गद्दारों को पहचानना पड़ेगा जो अपने के नहीं हुए वह दूसरों के क्या होंगे, जो उस पार्टी के नहीं हुए, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, जिस पार्टी के फंड से चुनाव लड़े और जिस पार्टी के नाम पर वोट लिए, वह उन वोटरों के लिए रहेंगे, ऐसा सवाल ही नहीं उठ सकता। इसलिए ममता की चुनौती बड़ी है और ममता की ताकत जनता है। बंगाल की 41% और बागी गुट में एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो चुनाव जीत करके आएगा जब चुनाव होगा तो 29 में। तो इन लोगों के दिन भरे हुए हैं, अब कितने दिन अगर यह लोग और रहेंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता थोड़ी सी बनती नजर आ रही है और पार्लियामेंट सेशन को लेकर के एक गंभीर विचार विमर्श चल रहा है, जो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि अगर एकजुटता बनी रह गई तो चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापसी का धमकी दे ही रहे हैं, नीतीश कुमार भी धमका रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। नीतीश नायडू दोनों की बैठक रंग लाएगी, 30 सांसद होते हैं दोनों के, यह 30 सांसद क्या नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा पाएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। यह बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि 85 विधायक नीतीश कुमार के पास है जो बिहार के सरकार को गिरा सकते हैं। 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास और 12 सांसद नीतीश कुमार के पास, 30 सांसद नीतीश नायडू के पास है जो मोदी सरकार के लिए बड़े संकट बन सकते हैं। इस बीच ममता बनर्जी की चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि आने वाले वक्त में मोदी की छुट्टी निश्चित है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी केएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी केएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।